नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। और आज की बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण के 8वें दिन यूक्रेन के कीव, खार्किव, चेर्निहिव और सुमी समेत 15 शहरों पर मिसाइल से हमले किए गए हैं। जबरदस्त बमबारी की गई है। आज इन शहरों में दिन भर सायरन बजते रहे और लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकर्स की तरफ भागते रहे। आज रशियन फौज ने यूक्रेन के खेरसान शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और इस वक्त रशियन आर्मी कीव पर पूरी तरह कब्जा करने के इरादे से आगे बढ़ रही है। ताजा जानकारी है कि रशियन सेना के टैंक्स यूक्रेन की राजधानी कीव से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर हैं। कीव को रशियन फौज ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। पिछले 26 घंटे से लगातार शेलिंग की जा रही है। शहर में जगह जगह एक्सप्लोजन की आवाज सुनाई पड़ती है। हेवी आर्टिलरी से पूरा शहर सहमा हुआ है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसकी फौज ने जवाबी हमलों में रशिया के 9,000 सैनिकों को मार गिराया है। यूक्रेन के दावों के मुताबिक रशिया के 900 मिलिट्री व्हीकल्स, 217 टैंक्स, 30 एयरक्राफ्ट, 31 हेलीकॉप्टर्स, 42 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम तबाह कर दिए गए हैं। लेकिन रशिया का दावा है कि अब तक इस युद्ध में उसके सिर्फ 500 फौजी मारे गए हैं। जबरदस्त बमबारी और एयर अटैक्स के बीच आज रशिया और यूक्रेन दूसरी बार बातचीत के टेबल पर आए। बेलारूस में दोनों मुल्कों के बीच बात हो रही है, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। पुतिन ने आज फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों से लंबी बात की और इस बातचीत में कहा कि यूक्रेन को अपनी सारी सेना हटानी होगी और एक न्यूट्रल स्टेट बनना होगा। पुतिन ने कहा इसके लिए उन्हें जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कैसे आज भी रशिया की मिसाइल गरजती रही और यूक्रेन के अलग अलग शहरों में विनाश का तांडव दिखाई दिया। कैसे लोगों के सिर पर मौत नाचती रही। लगातार बमबारी की वजह से स्कूल, दुकानें, अपार्टमेंट, हॉस्पिटल, सिविलियन सब बमबारी का शिकार हुए। हेवी आर्टिलरी से कई शहरों का पूरा सिस्टम बर्बाद हो गया है। पानी की सप्लाई बंद है, बिजली नहीं है, सैनिटेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया है और लोग बेहद खौफ में हैं, डरे हुए हैं, उनकी जिंदगी बेहाल है। आज हमले की सबसे दिल दहलाने वाली तस्वीरें यूक्रेन के पोर्ट सिटी मारियोपोल से आई। असल में जब तक रशिया की आर्मी नॉर्थ और पूर्वी यूक्रेन पर जमीनी आक्रमण दे रही थी, लेकिन अब रशियन नेवी ने एजोस सी के किनारे पर यूक्रेन के शहरों पर भारी बमबारी शुरू कर दी। मारियोपोल बंदरगाह वो जगह है जहां पर भारी बमबारी की जा रही है। ये इलाका ट्रेड और इंडस्ट्री के लिहाज से यूक्रेन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 2014 में जब रशिया के सपोर्ट वाले बागियों ने यूक्रेन के डोनेट्स्क सूबे पर कब्जा कर लिया था, तो कुछ दिनों के लिए मारियोपोल उनके कंट्रोल में आ गया था। लेकिन अब कुछ ही दिनों के भीतर यूक्रेन की सेना ने इस शहर को दोबारा जीत लिया था। अब एक बार फिर से रशियन आर्मी यहां लगातार बमबारी कर रही है। रशिया ने डोनेट्स्क के लिए जिस प्रोविंस को अलग देश की मान्यता दी थी, उसकी कामयाबी के लिए मारियोपोल शहर पर उसकी जीत जरूरी है। इसीलिए यहां भयंकर बमबारी की जा रही है। रशिया की थल सेना ने इस बंदरगाह को घेर रखा है। समुद्री मोर्चे से रशियन फोर्सेस यूक्रेन के 2 और शहरों पर भी भारी बमबारी कर रही हैं, खेरसोन और ओडेसा। रशिया का दावा है कि खेरसोन उसके कंट्रोल में आ चुका है। ब्लैक सी के किनारे बसा यह शहर शिप बिल्डिंग के लिए मशहूर है। वहीं रशियन आर्मी यूक्रेन के एक और कोस्टल सिटी ओडेसा पर भी भारी बमबारी कर रही है। ओडेसा अपने खूबसूरत बीचेस के लिए जाना जाता है, लेकिन इस वक्त ये शहर बमबारी से दहशत में है।
समुद्री किनारे पूरी तरह से रशिया के नियंत्रण में है। रशियन नेवी के बमबारी से यूक्रेन को तो नुकसान हो ही रहा है। रशियन अटैक की चपेट में दूसरे देशों के जहाज भी आए हैं। यूक्रेन के पोर्ट पर खड़ा बांग्लादेश का एक जहाज रशियन बमबारी की चपेट में आकर तबाह हो गया। बम गिरने से बांग्लादेशी जहाज के सभी क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। बांग्लादेश का यह जहाज रशिया का अटैक शुरू होने से पहले ही यूक्रेन के पोर्ट पर पहुंच गया था और जंग की वजह से वहां रुकने को मजबूर था। ब्लैक सी में रशियन नेवी ने माइंस बिछा दी है। इसकी चपेट में आकर लिथुआनिया का एक कमर्शियल शिप भी डूब गया। इस जहाज में सवार 4 क्रू मेंबर्स का अभी तक कुछ पता नहीं है। 1612 объектов। अब तक कुल मिलाकर हमने यूक्रेन के 1612 ठिकानों पर हमला किया है। इनमें यूक्रेन की सेना के 62 कमांड और कंट्रोल सिस्टम हैं, 39 S-300, बक M1 और ओसा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और 52 रडार स्टेशन हैं। इसके अलावा हमले में यूक्रेन के 49 विमान जमीन पर ही नष्ट कर दिए, 13 विमान उड़ान में तबाह किए, 606 टैंक और दूसरी बख्तरबंद गाड़ियां, 67 रॉकेट लॉन्चर, 227 तोपखाने और गोले, 405 खास सैनिक गाड़ियां और 53 ड्रोन भी हमने नष्ट कर दिए हैं। रूस की सेनाएं यूक्रेन के सैनिक ठिकानों को निशाना बना रही हैं। हमने कीव के बाहर एक टीवी और रेडियो सेंटर के ट्रांसपोंडर को मिसाइल हमले में तबाह कर दिया। यूक्रेन की सेना इसे रूस विरोधी दुष्प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रही थी। साउथ में ब्लैक सी के रास्ते से यूक्रेन को टारगेट करने के साथ साथ रशियन ग्राउंड फोर्सेस नॉर्थ से भी यूक्रेन पर अटैक कर रही हैं। नॉर्थ में इस वक्त सबसे भयंकर लड़ाई यूक्रेन के 2 शहरों चेर्निहाइव और सुमी में हो रही है। राजधानी कीव पर फाइनल असॉल्ट से पहले रशियन फोर्सेस चेर्निहाइव को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेना चाहती हैं। इसके अलावा सुमी शहर भी रशियन कमांडर्स का टारगेट है और इसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि दोनों शहर और इनके आसपास के इलाके यूक्रेन की आर्मी का गढ़ है। रशियन इन्वेजन की आशंका से यूक्रेन की सेना ने इन दोनों शहरों में जबरदस्त मोर्चेबंदी कर रखी थी। सैनिक साजो सामान जमा किया हुआ था। यूक्रेन की आर्मी की इंपॉर्टेंट सप्लाई लाइंस इन दोनों शहरों से होकर गुजरती हैं। यूक्रेन ने जंग की तैयारी के लिए यहां ऑयल के बड़े बड़े भंडार बनाए हुए थे, जिससे वॉर शुरू हो तो फोर्सेस को सप्लाई में कमी ना हो। रशियन आर्मी की यूनिट ने अब इन दोनों शहरों को घेरिया हुए रखा है। चेर्नोहाइव के तेल के डिपो पर बमबारी की गई है। रशियन कमांडर्स की कोशिश है कि वो यूक्रेन की सेना की टुकड़ियों को चेर्निहाइव और सुमी में घेर कर रखें और जब यूक्रेन की राजधानी कीव पर अटैक करें तो इन शहरों से उन्हें सप्लाई और मदद न मिल सके। इसीलिए सुमी और चेर्निहाइव लगातार रशियन बम्बार्डमेंट का टारगेट है। रशिया के अटैक में यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव पूरी तरह से तबाह हो गया है। खार्किव के गवर्नर ने इंटरनेशनल एजेंसीज को बताया कि शहर की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग पर रशियन आर्मी का कब्जा हो चुका है। खार्किव यूक्रेन का इंडस्ट्रियल हब है। यहां टैंक बनाने का बड़ा कारखाना भी है। रशियन फोर्सेस यहां पिछले कई दिन से भारी शेलिंग कर रही थी। मिसाइल्स टारगेट किए जा रहे थे और बम बरसाए जा रहे थे। यूक्रेन की गवर्नमेंट ने इल्जाम लगाया कि रशियन बमबारी में खार्किव के सिविलियंस ठिकाने भी तबाह हुए। स्कूल और रिहायशी इमारतों पर बमबारी की गई है। खार्किव में इतने बम बरसाए गए हैं कि शहर वीरान हो गया है। ज्यादातर लोगों ने शहर छोड़ दिया है। जो बच्चे हैं वो भी रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हैं और जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहते हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रशिया ने यूक्रेन पर अपना हर तरह का हथियार आजमा लिया है। हमारे शहरों पर बरस रही मिसाइलें और बम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो हमारी सरजमी पर कोई खास कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं। हमारी सारी डिफेंस लाइन मजबूती से कायम है। दुश्मन को किसी भी रणनीतिक मोर्चे पर कामयाबी नहीं मिली है। वो अपनी हार से निराश और गफलत में है। कीव ने ये रात भी बसर की और शान से खड़ा है, जबकि हम पर मिसाइलों और बमों से हमले हुए। ऐसा कोई हथियार नहीं जो आपने हमारे ऊपर आजमाया ना हो।
यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी रशियन आर्मी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। कीव से करीब 20 किलोमीटर नॉर्थ में रशिया का विशाल काफिला डेरा डाले हुए है और वो शहर पर फुल ऑन अटैक के लिए ऑर्डर्स का इंतजार कर रहा है। इस बीच रशियन फोर्सेस कीव पर लगातार मिसाइल से अटैक कर रही हैं, फाइटर जेट से बम गिरा रही हैं। कीव शहर में लगातार एयर अटैक के सायरन बज रहे हैं। आज दिन भर शहर में किसी न किसी कोने से बम या मिसाइल के धमाके सुनाई देते रहे। रशियन फोर्सेस ने नीपर नदी पर बने एक इंपॉर्टेंट ब्रिज को बम से उड़ा दिया है। शहर में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। कीव पर लगातार हो रही बमबारी की वजह से शहर से निकलने के लिए भगदड़ मची हुई है और अफसोस की बात है कि जंग में सिविलियंस लगातार निशाना बन रहे हैं। बमबारी में कीव के रेलवे स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा है। कीव शहर से जो तस्वीरें आ रही हैं बेहद डरावनी है। पूरे शहर में बमबारी से बर्बादी का मंजर है। इमारतें ढह गई हैं, घर टूट गए हैं, सरकारी बिल्डिंग्स बमबारी में डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। शहर के शॉपिंग वाले इलाके, खूबसूरत बाजार, हर जगह रशियन अटैक की तबाही की तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं। रूस के हमले से कीव शहर ही नहीं उसके बाहरी इलाकों में भी भारी नुकसान हुआ है। लोगों के घर तबाह हो गए हैं, उनके पास अब सिर ढकने के लिए जगह नहीं बची। जबरदस्त सर्दी है लेकिन लोग मजबूर हैं। जरूरी चीजों की सप्लाई लाइन कट चुकी है। ऐसे में रशियन फोर्सेस की घेरेबंदी ने लोगों की जिंदगी दुश्वार कर दी है। जंग का यह पहलू बहुत तकलीफ पहुंचाने वाला है। कीव की घेरेबंदी से पहले बहुत से बुजुर्गों ने अपने घर के बच्चों और जवानों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ भेज दिया था, देश के बाहर जाने के लिए कहा था। अब रशियन अटैक के शिकार हुए इन लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल में है। आज सुबह 8 बजे मैंने एक विमान की आवाज सुनी और दरवाजा खोला। दरवाजा मेरे ऊपर गिर पड़ा और फिर एक छत का हिस्सा, प्लास्टर, ईंटें और सब कुछ मेरे ऊपर आ गिरा। मैं किसी तरह बच गई। अब आप देख लीजिए मेरी सारी खिड़कियां टूटी हुई हैं, सब तबाह हो गया है। रूस यूक्रेन के बगैर रह नहीं सकता है। अब शायद उन्हें समझ में आ गया है कि यूक्रेन के बिना उनके पास कुछ भी नहीं है, तो अब उन्होंने ये हमला कर दिया है जिससे यूक्रेन खुद से यूरोपीय संघ में शामिल न हो जाए, और वो ये नहीं चाहते। पर कम से कम हम 30 साल आजाद तो रहे हैं। हम सब अलग ही रहना चाहते हैं। रशियन अटैक से यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। 10 लाख से ज्यादा लोग जान बचाकर दूसरे देशों में चले गए हैं, लेकिन यूक्रेन और रशिया की ताकत में जितना फर्क है उसे देखते हुए रशियन आर्मी की प्रोग्रेस को कम बताया जा रहा है। पश्चिमी देशों के मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक करके बड़ी भारी गलती की है। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के कैलकुलेशन गलत साबित हुए हैं। अमेरिका के मिलिट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन में रशिया कुछ खास प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा तो ये सीधे सीधे प्रेसिडेंट पुतिन की गलती है, कमजोरी है। So the operation began too late. That's Putin's personal mistake. The organization and moral readiness to fight of the Ukrainian military were underestimated. They turned out to be not bad at all. Russia failed to win total air superiority and control of the airspace over all of Ukraine. That's also a big minus for them. रशियन फोर्सेस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को यूरोपीय देशों से मदद मिल रही है। जर्मनी ने यूक्रेन को 27,000 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल देने का फैसला किया है। डेनमार्क ने हथियारों की खेप यूक्रेन की तरफ रवाना कर दी है। कई और यूरोपीय मुल्कों ने भी यूक्रेन को हथियार भेजने का ऐलान किया है। ये हथियार यूक्रेन को पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया से लगने वाली सीमा के जरिए पहुंचाए जाएंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस युद्ध में
रशिया को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिल पाई है। The northern push by the Russians down towards the south, towards Kyiv, remains stalled. They haven't, from our best estimates, have not made any appreciable progress, geographically speaking, in the last 24 to 36 hours. They have not taken any of the major population centers that they appear to be wanting to take. And again, we think that there's a variety of reasons for that, not least of which is the bravery and the skill and the creativity of Ukrainian fighters. They are defending their country, and every shot they take, every maneuver they execute, is designed to defend the sovereignty of their country. It's about defense, and they're fighting a very strong defense. जब वेस्टर्न मीडिया और पश्चिमी देशों के एक्सपर्ट ये कहते हैं कि वॉर में अभी रशिया को कोई खास कामयाबी नहीं मिली है, तो रशिया के लोग इसे मजाक बताते हैं। रशिया के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव ऐसे दावों को खारिज कर देते हैं। आज उन्होंने कहा कि यूक्रेन में रशियन आर्मी का ऑपरेशन तय प्लान के हिसाब से सही चल रहा है। ये तो अपना अपना नजरिया है। हाँ, कुछ नुकसान हुआ है। ऐसे हालात में कुछ न कुछ नुकसान होता ही है। मैंने ये बात पहले ही मानी थी। जहां तक आपका सवाल है कि हमारी पूरी रणनीति गलत साबित हुई, तो मैं यही कहूंगा कि आपको हमारी रणनीतियों के बारे में ठीक से पता नहीं है, क्योंकि हमने इसे सार्वजनिक नहीं किया है। हम अपने राष्ट्रपति के आदेश पर उसी रणनीति के हिसाब से ये खास सैन्य अभियान चला रहे हैं। दोनों तरफ के बड़े बड़े दावों के बावजूद रशियन बम्बार्डमेंट से तबाही तो हुई है, लेकिन इस तबाही के बीच आज यूक्रेन और रशिया के बीच दूसरे राउंड की बातचीत शुरू हुई। दोनों देशों के डेलीगेशन बेलारूस में मिले हैं। रशिया के लीडर तो पहले ही पहुंच गए थे, लेकिन यूक्रेन का डेलीगेशन काफी देर से बातचीत के लिए बेलारूस पहुंचा। वैसे तो दोनों देश एक राउंड की बातचीत 1 मार्च को कर चुके हैं, लेकिन उसमें कोई नतीजा नहीं निकला था। इस बार बातचीत की जगह बदली गई है। यूक्रेन चाहता है कि जिन शहरों को रशियन सेना ने घेर रखा है, वहां से सिविलियंस को निकलने का रास्ता दिया जाए। वहीं रूस ने अपनी शर्तें दोहराई हैं कि यूक्रेन नेटो और यूरोपीय यूनियन में शामिल न होने की गारंटी दे और अपने सारे हथियार नष्ट करे। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि वो रशिया की धमकियों के आगे झुकने वाले नहीं है। The advance on Kharkiv, which is on the second biggest Ukrainian city, the third is Odessa, actually, on Kharkiv there have been slow, and there's been resistance. The advance on Kyiv has been rather not badly organized, and now they're more or less stuck. There's a very difficult situation around Kyiv, and that's very serious. There can be a possibility that Ukrainians will counterattack, and that's going to be very serious probably. यूक्रेन के लीडर, पश्चिमी देशों के एक्सपर्ट चाहे जो कहें, सच यह है कि पुतिन की फौज ने यूक्रेन में भारी तबाही की है। कई शहर रशियन आर्मी के कब्जे में हैं और ये फोर्सेस अब कीव की तरफ बढ़ रही हैं। कीव को चारों तरफ से घेरा जा चुका है और अमेरिका और यूरोपीय देशों की पूरे कैंपेन के बावजूद पुतिन के इरादों पर कोई असर नहीं पड़ा है। आज प्रेसिडेंट पुतिन ने फिर अपना इरादा जाहिर किया। आज फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने पुतिन से करीब 1.5 घंटे तक फोन पर बात की और पुतिन को समझाया, पुतिन से फौरन जंग रोकने की मांग की। जवाब में पुतिन ने कहा, रशिया युद्ध तभी रोकेगा जब उसके इस मिलिट्री ऑपरेशन का मकसद पूरा हो जाएगा, और अगर यूक्रेन ने रशिया की शर्तें नहीं मानी तो फिर रशिया इस जंग को रोकने के लिए और कड़ी शर्तें लगाएगा। पुतिन ने यह भी बताया कि उनका मकसद क्या है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि उसे डीमिलिटराइज्ड और न्यूट्रल कंट्री बनाना है। प्रेसिडेंट पुतिन कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उनका पड़ोसी यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट और एक डेमोक्रेटिक मुल्क है जो अपने आप को वेस्टर्न कंट्रीज की तरह डेवलप कर चुका है, जिसके पास अच्छी खासी मिलिट्री पावर है, और सबसे बड़ी बात कि वो नेटो में, यूरोपीय यूनियन में शामिल होने में लगा हुआ है। पुतिन को लगता है अगर यूक्रेन
इसी तरह अपने इरादों पर डटा रहता तो रशिया के आसपास के दूसरे मुल्क भी उसी रास्ते पर चलने लगते। इसीलिए पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन अपनी फौज की ताकत को कम करे और पश्चिमी देशों के साथ खड़ा होने के बजाय न्यूट्रल बने, यानी रशिया के अंगूठे के नीचे रहे। और आज के हालात में ऐसा लगता है कि जब तक यूक्रेन ये नहीं मानेगा तब तक पुतिन अपना आक्रमण जारी रखेंगे। पुतिन ने जिस अंदाज में यूक्रेन की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी, जिस तरह से अमेरिका और यूरोपियन देशों की चेतावनियों को नजरअंदाज किया, उसका असर यह हुआ है कि जंग शुरू होने के 8 दिन के अंदर ही पूरी दुनिया रशिया के खिलाफ खड़ी हो गई है। ज्यादातर बड़े मुल्कों के लीडर्स प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के घोर विरोधी बन गए हैं। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली जैसे बड़े बड़े फोरम्स में रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश साफ दिखाई दी। लेकिन पुतिन को सबसे ज्यादा उम्मीद थी चाइना से कि वो उसका सपोर्ट करेगा, लेकिन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में रशिया के खिलाफ प्रस्ताव की वोटिंग के दौरान चाइना ने रशिया को सपोर्ट करने के बजाय एब्स्टेन रहने का फैसला किया। पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण का एक और असर यह हुआ है कि आपस में बटे हुए यूरोपियन मुल्क अपने मतभेद भुलाकर एक साथ खड़े हो गए हैं। और ये सारी बातें आने वाले दिनों में रशिया के लिए, प्रेसिडेंट पुतिन के लिए भारी साबित हो सकती हैं। यूक्रेन में चल रहे युद्ध, मिसाइल्स और फायरिंग के बीच ऐसी तस्वीर भी आई हैं जिन्हें देखकर आंखें नम हो जाती हैं। खार्किव में लगातार बम धमाकों से भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद आम लोग अपने घरों को छोड़कर निकल रहे हैं। ऐसा ही एक परिवार खार्किव से रोमानिया के लिए निकला था। रास्ते में परिवार के लोग अलग हो गए। परिवार के कुछ लोग रोमानिया के बॉर्डर पर पहुंच गए और दूसरे मेंबर्स का इंतजार करने लगे। युद्ध के बीच इंतजार में बैठे लोग आशंका से भरे हुए थे। कई घंटों के इंतजार के बाद जब परिवार मिला तो सबकी आंखों में आंसू थे। ये लोग एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। Ой! Привет! Ритуска. Давай сюда. Все, пойдем. रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड के रास्ते भारतीय छात्रों को निकालने में भी काफी तेजी आई है। अगले 24 घंटे में ऑपरेशन गंगा के तहत 18 फ्लाइट से भारतीय स्टूडेंट को वापस लाने की तैयारी की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 15 फ्लाइट से 3000 से ज्यादा भारतीयों को वापस लाया गया है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार अब तक 30 स्पेशल फ्लाइट से 6400 लोगों को लेकर आई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि खार्किव में अब फंसे हुए भारतीय नागरिकों की संख्या 100 से कुछ ही ज्यादा है। यूक्रेन के सुमी शहर में भी कुछ इंडियंस फंसे हैं। ज्यादातर भारतीय पेशोचिन शहर में आ गए हैं। भारत ने कल यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए बातचीत की थी। भारत के कहने पर यूक्रेन स्पेशल ट्रेन चला रहा है। पेशोचिन से स्पेशल ट्रेन से लोगों को पोलैंड, हंगरी और रोमानिया बॉर्डर तक लाया जा रहा है। अगले 2 दिन में 7400 भारतीय नागरिकों को वापस लाने की तैयारी कर ली गई है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता है सभी भारतीयों को जल्द से जल्द वापस लाना। आज जो स्टूडेंट्स यूक्रेन में चल रही जंग से बचकर दिल्ली पहुंचे, उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए। उन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लखनऊ की रहने वाली शीना मोगिया यूक्रेन के डिनिप्रो मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल की स्टूडेंट है। जंग शुरू होने के 3 दिन बाद शीना से भारत निकलने के लिए कहा गया। वो डिनिप्रो से भारत के लिए निकली। शीना को डिनिप्रो से दिल्ली पहुंचने में 5 दिन लग गए। शीना 27 फरवरी की सुबह ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंची थी। आप शीना की बात सुनेंगे तो आपको एहसास होगा उन्होंने किस किस तरह की दिक्कतों का सामना किया। 27 तारीख को हम लोग सुबह 8 बजे स्टेशन पहुंचे थे। वहां से हम लोगों को ट्रेन पकड़नी थी
एज पर हमें जैसी इन्फॉर्मेशन दी गई थी। 27 तारीख की सुबह 8 बजे से दिखते हम लोग को शाम को 7:30 बजे ट्रेन में बैठने दिया, क्योंकि वहाँ पे सब लोग प्रायोरिटी से फॉरनर्स को नहीं दे रहे थे, बाकी उनके लोगों को दे रहे थे। वहाँ पे ट्रेन में जगह नहीं थी, जमीन पे बैठ के हम लोग वहाँ से ट्रैवल करके आए। वहाँ पे एक जगह पड़ती उज़ुगरोद, लिवीव उज़ुगरोद, वहाँ तक की लिवीव तक ही ट्रैवल किया। उसके बाद वहाँ से टैक्सी ली और रास्ते में जहाँ बस जा रही थी वहाँ एक मिनट बाद आर्मी के चेक पोस्ट सब पासपोर्ट चेक कर रहे हैं। वहाँ पे कभी भी एक इंसान रुक नहीं सकता कि वहाँ पे इतना खतरनाक, इतने सारे आर्मी के लोग मैंने आज तक की जिंदगी में नहीं देखे थे। वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने के लिए रेलवे स्टेशन पे गए, वहाँ टिकट्स खरीदने के बाद एक लंबी लाइन 4 घंटे वहाँ वेट किया, वहाँ से बॉर्डर क्रॉस किया। तब हम लोग हंगरी पहुंचे। वहाँ से फिर एक और ट्रेन में बैठे, ट्रेन वहाँ से 7 घंटे बाद हम लोग को हंगरी लेके गई, बुदापेस्ट में फिर हम लोग को वहाँ जाके 4 घंटे फिर रेलवे स्टेशन पे खड़े रहना पड़ा। हम लोग को फिर बाद में जाके होटल रूम्स में शिफ्ट किया, होटल रूम्स नहीं, उनकी लॉबी में जाके शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे हम लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ। वहाँ करीबन 10-12 घंटे बैठने के बाद हमारा फ्लाइट का नंबर आया, हमें लाइन में लगा के बस में भेजा और एयरपोर्ट पे भी 4 घंटे इंतजार करके 10 घंटे की फ्लाइट में आ रहे हैं सर। यूक्रेन के अंदर में बॉर्डर क्रॉस करने के लिए आपको कितने घंटे? यूक्रेन के अंदर 2 दिन से ऊपर, 4 दिन से जूते तक नहीं उतारे सर। जंग के मैदान से इस तरह की परेशान करने वाली बहुत सी कहानियां हैं। दिल्ली के हर्ष खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। जंग शुरू होने से पहले हर्ष ने दिल्ली आने के लिए टिकट बुक करा ली थी। 24 फरवरी को उनकी कीव से इंडिया के लिए फ्लाइट थी, लेकिन फ्लाइट टेक ऑफ करती उससे पहले ही रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। हर्ष कीव में फंस गए। एक दिन कीव में फंसे रहे, अगले दिन वो ट्रेन और बस के जरिए कीव से इवानो होते हुए बुडापेस्ट आए। कीव से बुडापेस्ट की दूरी 1200 किलोमीटर है। इस दौरान हर्ष ने देखा कि जंग क्या होती है। हर्ष की बात सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त खार्किव और कीव में फंसे स्टूडेंट्स के सामने कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। जिस टाइम अटैक हुआ था उस टाइम मैं कीव के लिए निकल चुका था, इसलिए मैं जल्दी आ गया यहाँ पे, वरना खार्किव में भी बच्चे फंसे हुए हैं। वहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उस साइड बम्बार्डिंग हो रही है और रेलवे में वो जाने नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे यूक्रेनियन जाएंगे रेलवे में और हमें गन पॉइंट दिखा रहे थे और वो हमें कुछ नहीं दे रहे थे और ब्राइब करके हम रेलवे में बैठ के आए हैं उनको। खार्किव से 23 या 24 की रात को हम निकले थे। उसके बाद वहाँ से हम बहुत लंबा सफ़र तय करके बड़ी मुश्किल से हंगरी बॉर्डर पार करके आए हैं यहाँ पे। तो जब आप पहले खार्किव से कीव गए, कीव से फिर आप बॉर्डर पर आए? नहीं, कीव से हम एम्बेसी गए थे। एम्बेसी वालों ने बोला कि ट्रेन उन्होंने अरेंज करवाई थी हमारे लिए, पर यूक्रेनियन ने हमें नहीं कुछ नहीं दिया ट्रेन में। उनको हम $600 देके और फिर आए हैं यहाँ पे। तो ये आपने बताया कि गन पॉइंट पे आपको गन पॉइंट दिखाया गया और ट्रेन में सफर करने नहीं दिया गया कि यूक्रेनियन के लिए वो ट्रेन है? हाँ जी, ऐसे ही बोल रहे थे। उसके बाद फिर बड़ी मुश्किल से हमें ट्रेन में बैठना दिया और ट्रेन से फिर हम वहाँ से इवानो गए थे। इवानो से हमें बस नहीं अरेंज हो पाई, फिर बस जैसे तैसे हमने अरेंज करवाई और अरेंज करवा के हम फिर वहाँ से बुदरॉक गए थे। बुदरॉक हॉस्टल से फिर हमारी वहाँ से हुई, हॉस्टल से हमारी हंगरी के लिए बॉर्डर पार और उनके लिए ट्रेन हुई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं इन छात्रों को भारत वापस लाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी, सरकार को कितनी एफर्ट करनी पड़ी। 8 दिन तक जंग में फंसी निधि आज दिल्ली पहुंची। निधि खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। निधि ने बताया कि उन्हें ट्रेन में चढ़ने के लिए $300 देने पड़े। एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, तब हमारे फ्रेंड्स का हमें कॉल आया कि खार्किव में अटैक हो गया है, फायरिंग हो रही है और बम्बार्डिंग हो रही है बाहर। तब तक लेकिन हम खार्किव क्रॉस कर चुके थे। फिर हम एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए क्योंकि बीच में बोल रहे थे कि वहां पे बम्बार्डिंग हो रही है तो आप लोगों को वहां नहीं ले जाया जाएगा। फिर एयरपोर्ट पहुंचे तो वो सील हो गया था जब तक हम वहां पे पहुंचे थे। तो उसके बाद हमें लिटरली आइडिया नहीं था अब हम कहाँ जाए, क्या करें, क्योंकि वहां पे जितने बच्चे थे कुछ लोग बोल रहे यहाँ चलते, कुछ बोल रहे वापिस खार्किव चलते हैं। तो बिल्कुल
बिल्कुल भी समझ नहीं आया। फिर घर वालों की तरफ से उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, मेरे भाई वगैरह उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने हर स्टेप पे गाइड किया कि आप ऐसे करो वैसे करो, तब जाके हम वहां तक बॉर्डर तक पहुंचे। बॉर्डर के बाद हमें बहुत अच्छे से ग्रीट करके निकाला जा रहा है, बट सर बॉर्डर तक तो बच्चों को खुद आना पड़ रहा है। कुछ हमारे फ्रेंड फ्लैट के बंकर्स में थे, उन्हें वहां से निकाल दिया गया कि हम यूक्रेनियंस ने कि हम तुम्हें इस बंकर में नहीं रहने देंगे। वो सारा एरिया ऐसा था जहां पे हर जगह बम्बार्डिंग हो रही थी, पूरे फ्लैट हिल रहे थे। मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो रेलवे स्टेशन तक गए तो उनके बिल्कुल पास में आके बॉम्ब गिरे हैं। एक ट्रेन हमारी मिस होगी, जो एम्बेसी वालों ने बताया था कि आपको उसमें स्पेस मिलेगा। फिर हमने दूसरी ट्रेन ढूंढी, उसमें हमें नहीं चढ़ने दिया गया। हमने 4-5 जो कोचेस थे वो ट्राई किए, फिर हमें एक कोच में हमने मतलब उनको पैसे वैसे ऑफर किए, उन्होंने हमसे $300 लिए, तब जाके उन्होंने हमें ट्रेन में एंटर करने दिया गया। क्या कहते थे, ट्रेन में क्यों नहीं चढ़ने दे रहे? सर पता नहीं, बट चढ़ने नहीं दे रहे। जो यूक्रेनियंस है वो तो इजीली ट्रेन में एंटर हो रहे हैं, इंडियंस को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें ट्रेन में भी एंटर नहीं होने दे रहे हैं। फरीदाबाद के आदित्य गौर डिनीप्रो में मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। आदित्य ने बताया कि उन्हें ट्रेन में चढ़ने से रोका जा रहा था, बड़ी मुश्किल से ट्रेन में सवार हुए। आदित्य को डिनीप्रो से लबीब तक पहुंचने में 20 घंटे लग गए और उससे आगे का सफर रोंगटे खड़े करने वाला था। वहां से 1500 किलोमीटर मेरा हंगरी बॉर्डर था। वहां पहले मैंने 20 घंटे की ट्रेन पकड़ी। ट्रेन में घुसना ही बहुत बड़ी समस्या थी, वहां घुसने नहीं दिया, फॉरेनरों को मार के भगाया जा रहा था, पर हम कैसे ही घुस गए और नीचे बैठ के हम आए हैं ट्रेन में। फिर वहां से हमने लिविव तक से अपना हंगरी बॉर्डर के लिए बस पकड़ी। वहां 25 से 30 जगह आर्मी हमें घेर के खड़ी हो जाती थी और एक बार वो हमारी डॉक्यूमेंटेशन देखने के बाद फिर आगे भेजती थी। सर वहाँ बहुत ही ज़्यादा 25 से 30 और 100-200 लोग आ जाते थे। 25 से 30 बार रोका, 100-200 लोग रोकते थे। फिर हमें कैसी बात करके हम आगे निकले। फिर वहाँ सर हंगरी में अच्छा लगा, हंगरी में इंडियन गवर्नमेंट ही अच्छी थी, बट वहाँ तक पहुँचे ही बहुत बड़ी बात थी। 3-4 घंटे में साइरन बज जाते, बंकरों के नीचे बैठना पड़ता था। वहाँ मैं 7 से 8 घंटे के अंदर में एक दिन का खाना लाया था, वो भी खत्म होने वाला था। फिर मैं रेलवे स्टेशन पे बैठ गया, मेरे को आज निकलना ही है कुछ भी करके। मैं सुबह के 8 बजे से रात के 10 बजे तक बैठा रहा, 3-4 ट्रेनों में लड़ा, फिर मेरे को नंबर आया और मेरे दोस्तों का नंबर आया। कीव और खार्किव का हाल आपने देखा। अब मैं आपको कुछ दूसरे शहरों में जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे स्टूडेंट्स, उनका हाल सुनाता हूं। ओडिशा से कुछ स्टूडेंट्स आज आए। ओडिशा ब्लैक सी के पास है। यहां से ये स्टूडेंट्स मोल्डोवा आए, लेकिन भारतीय छात्रों को रास्ते में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। बीते जो 3-4 दिन है, 24 तारीख से जब से अटैक हुआ है, काफी तनावपूर्ण रहा था सभी बच्चों के लिए। हम लोग जो है ओडिशा में रहते हैं यूक्रेन के, तो वहाँ पे भी लगातार बॉम्बार्डिंग हो रही थी हर दिन सुबह से। घर के आसपास जो है मिलिट्री ने पूरी छावनी में तब्दील हो गई थी, इमरजेंसी लग गई थी, तो हर तरीके से रोक टोक चल रही थी, आना जाना मुश्किल हो रहा था। वहाँ पे सायरन अलार्म बजता था। उन्होंने बोला था गवर्नमेंट ने कि जब भी कोई अलार्म बजे उसका एक फॉर्मेट था, उसके हिसाब से आपको जब भी अलार्म बजे तुरंत जो है आपको वहाँ से शिफ्ट होकर अपने अपार्टमेंट या फ्लैट से जहाँ भी आप रहते हो वहाँ से तुरंत बंकर में चले जाना है। तो इवैक्यूएट कैसे हुए आप लोग? क्या बसेस का इंतजाम किया गया था? किस तरीके से आप लोग बॉर्डर तक पहुंचे? सर जो बेसिक था कि हम लोग जो है, हम बच्चों ने सभी ने खुद ने जो है प्लान बनाया, क्योंकि एम्बेसी की एडवाइजरी आई थी, लेकिन हमें लग रहा था कि हम जितना जल्दी निकल सके उतना अच्छा होगा। ओडिशा रीजन के लिए अभी कुछ ऐसा अरेंजमेंट नहीं था उस समय तक, तो हम लोग ने बस हम लोग को मोल्दोवा तक छोड़ी। फिर मोल्दोवा से हम लोग ने फिर बस की रोमानिया के लिए। रोमानिया से जो है वहाँ से इंडियन एम्बेसी से कोऑर्डिनेट हुआ एयरपोर्ट पे और वहाँ से सारे हम लोग यहाँ तक आए। हम लोग ने बहुत जो है मिलिट्री एग्जिस्टेंस देखा था रास्ते में, जहाँ पे चेकिंग काफी हो रही थी। इस तरह से लग रहा था कि बहुत टेंशन का माहौल है और कभी भी किसी पे जो भी सस्पेक्ट है उसको वो लोग चेक कर रहे थे कुछ भी। और रास्ते में कई बार जो है मोल्दोवा बॉर्डर पे हम लोग ने टैंकर्स देखे और गाड़ियां देखी मिलिट्री की, तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा तनावपूर्ण माहौल है। जंग के मोर्चे से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालना बहुत बड़ी चुनौती होता है। यूक्रेन के अंदर किसी भी सरकार का रेस्क्यू मिशन नहीं चल सकता। वहां चारों तरफ मिसाइल्स हैं, बर्बादी है, जंग है। भारत सरकार ने यूक्रेन और रशिया दोनों से मदद मांगी। छात्रों को यूक्रेन के शहरों से पड़ोसी देशों के बॉर्डर तक पहुंचाने की कोशिश की। भारत सरकार के 4 मिनिस्टर्स इस समय अलग अलग बॉर्डर्स पर हैं, अलग अलग मुल्कों में हैं। ज्योतिराज सिंधिया रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट में हैं। उन्होंने बताया कि इस मिशन में क्या चैलेंजेस उनके सामने आए।
हमारे बच्चों को हम सुरक्षित एक युद्ध के वातावरण से हम लोग निकाल रहे हैं और उनको वापस देश भेज रहे हैं, तो कई समस्याओं का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। सबसे बड़ी चुनौती थी बच्चों के लिए कि उनको यूक्रेन के अंदर से बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्र में पहुंचना, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी थी उनको सीमा पार करवाना, तीसरी जिम्मेदारी थी सीमा पार करने के बाद उनको अपने राजधानी में लाना, चाहे वो हंगरी में बुडापेस्ट हो, रोमानिया में बुकारेस्ट हो, स्लोवाकिया में हो, चाहे पोलैंड में हो, और चौथी जिम्मेदारी थी कि उनको वहां से फिर फ्लाइट पे हम लोग भिजवाएं। तो हमारा पूरी तरह से हमारा शासन, हमारी सरकार इस कर्तव्य पर डटी हुई थी। हमारी कोशिश थी परसों से जब हम लोग यहाँ पहुंचे हैं कि जल्द से जल्द फ्लाइट्स का इंतज़ाम हो ताकि हम अपने बच्चों को वापस घर पहुंचा पाएं। कल बुकारेस्ट से 6 फ्लाइट्स निकली हैं, करीब 1300 बच्चे वापस घर के लिए रवाना हुए हैं और उन 6 फ्लाइट्स में से 2 फ्लाइट्स C-17 ग्लोबमास्टर इंडियन एयरफोर्स की रही हैं। आज बुकारेस्ट में 8 फ्लाइट्स आने वाली हैं, तो मतलब करीब 1800 बच्चे आज बुकारेस्ट से रवाना होंगे। कीव और खार्किव से करीब करीब ज्यादातर भारतीयों को निकाला जा चुका है, लेकिन सूमी शहर इस वक्त भी बड़ी टेंशन है क्योंकि करीब 1200 इंडियन स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए हैं। खार्किव से भारतीयों को निकालने का रास्ता कल मिल गया था, लेकिन सूमी से उन्हें निकालने का रास्ता अभी तक नहीं मिल पाया है क्योंकि यहां जबरदस्त जंग हो रही है। लेकिन आज विदेश मंत्रालय ने कहा कि सूमी से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। शहर में फंसे इंडियंस के सेफ पैसेज के लिए एक प्लान बनाया जा रहा है। सुमी में भी हम उसको चेक कर रहे हैं कितने लोग हैं स्पेसिफिकली अभी बाकी, उसका भी कुछ फ्यू हंड्रेड्स होंगे वहां पे भी। वहां पे सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि वहां पे अभी उसका कोई क्या रूट क्या है उसमें भी कोऑर्डिनेशन है। हमारे जो प्रायोरिटी है वो है कि स्टूडेंट्स को किस तरह से निकालें, इसके लिए हम सबसे कांटेक्ट में हैं। कोई भी रूट चल सकता है हमारे लिए, जो सबसे सेफ इजी रूट हो उसको हम लेंगे। कल खार्किव में ये रूट मिला, हमने लिया। सूमी में कोई और रूट मिल जाए हम वो लेंगे, आपको जानकारी देंगे उसमें। रूस के ट्रांसपोर्ट प्लेन का देखिए ये सब डिटेल्स हैं जिसमें मैं कह नहीं पाऊंगा एग्जैक्ट क्या हो रहा है, पर हम उनके साथ बातचीत में तो हैं। अगर वो ऐसी स्थिति आई कि वो निकल पाए उस जगह से और जहां जा पाए जहां से ट्रांसपोर्ट प्लेन से जाएं या बसेस से जाएं, पर देखिए ट्रांसपोर्ट प्लेन उस एरिया में तो पता नहीं क्या हो रहा है, पर एक बार बाहर निकल गए यूक्रेन से तो हम भी प्लेन भेजने के, हमारी एयरफोर्स की तो प्लेन जा ही रही है, तो वो ऑप्शन हमेशा रहती हैं। पर अभी दिक्कत यह है कि उनको जहां पे हैं वहां से एक सुरक्षित स्थान पे लाएं, फिर वहां से उनको किसी भी बॉर्डर पे ले जाएं। ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको लिविव के साइड पे ही जाए। अगर पास पड़े रोमानियन बॉर्डर, मोल्डोवन बॉर्डर, उस तरह रूस के बॉर्डर पे अभी तक कोई मूवमेंट हुआ नहीं है क्योंकि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। असल में रशियन फोर्सेज ने सूमी को चारों तरफ से घेरा हुआ है। जहां यूक्रेन की सेना ने बड़ा मोर्चा बनाया हुआ था, इसलिए जबरदस्त जंग हो रही है, टकराव है। इसी वजह से सूमी में फंसे इंडियंस को निकालने में बहुत परेशानी आ रही है और जो छात्र वहां फंसे हुए हैं जाहिर है वो बहुत परेशान हैं, बार बार मदद की गुहार लगा रहे हैं। हम यहाँ पे जब से वार शुरू हुआ है हमें यूनिवर्सिटी वजह से हम रुक गए फिलहाल। तो यूनिवर्सिटी ने बोला तुम्हारी ऑफलाइन क्लासेस रहेगी, तुम यही रहना। हम रुक गए। फिर ये जब वार शुरू हुआ बाकी सबको इवैक्यूएट कर दिया गया। सूमी के बारे में हम इतने ट्वीट वगैरह कर रहे हैं, कोई नहीं सुना हमारी। ओपी गंगा वगैरह सबको मैसेज किया, हमने सबको ट्वीट कर दिया। सर कोई भी, हम समझ रहे हैं कि 24 घंटे वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये सूमी का कहीं भी नाम नहीं आया आज तक फिलहाल सुनने में। सर सुबह से बम्बार्डमेंट शुरू होती है, रात तक चलती रहती है सर, फायरिंग्स कंटिन्यूस चलती रहती है, एयर स्ट्राइक्स होती रहती हैं। दिक्कत यही है ना सर कि कितने दिन हो गए सर हमें वेट करते हुए। सर हम भी स्टूडेंट्स हैं सर, कोई एडल्ट इतने बड़े तो नहीं है कि हम लोग इतनी ऐसी सिचुएशन को हैंडल कर सके, ना ही कोई ऐसी रोजाना सिचुएशन है जिसको हम लोग नॉर्मली हैंडल कर चुके हैं पहले। एक नई सिचुएशन है हमारे सामने जो आन पड़ी है सर, ना हमारे पास खाने को खाना है, ना पीने को पानी है, बहुत दिक्कतें हो रही है सर, ना बाहर जाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में उत्तर प्रदेश के उन छात्रों से बात की जिन्हें यूक्रेन से वापस लाया गया है। इन छात्रों ने अपने अनुभव प्रधानमंत्री के साथ शेयर किए और मोदी ने भी माना कि चुनौती बहुत बड़ी है
और इस जंग का छात्रों के दिलो दिमाग पर असर जरूर पड़ा होगा। छात्रों ने बताया कि उन्हें डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मन में उम्मीद थी, विश्वास था कि उनकी सरकार उन्हें निकाल लेगी, और उनकी उम्मीद पूरी हुई। जीवन में आप लोगों को ऐसे अनुभव से गुजरना पड़ा है, इतनी छोटी आयु में, वो भी दूर, अकेले। मैं कल्पना कर सकता हूं कि किस प्रकार की मानसिक परिस्थिति से आपको गुजरना पड़ा होगा। कठिनाइयों के बीच भी हम ठीक से अभी इवैक्यूएशन कर पा रहे हैं। हम लोग तो उम्मीद भी छोड़ दिए थे कि वापस इंडिया जा पाएंगे, क्योंकि 2 मार्च की हम लोग की फ्लाइट थी जो कि कैंसिल हो गई थी। जब इंडियन एम्बेसी और गवर्नमेंट वर्क किए तो हम लोग को एक नया उम्मीद मिला कि वापस इंडिया जा पाएंगे। ऑल थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। आई डोंट थिंक कि विदाउट इंडियन गवर्नमेंट हेल्प हम इंडिया वापस सेफली आ पाते। हमें इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी, हमारे लिए फ्लाइट्स अवेलेबल थे, हमें एयरपोर्ट जाने का एकदम आराम से सुविधाएं मिली, खाने पीने कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ, बहुत अच्छे से हमारे बाकी सारे स्टूडेंट जो फंसे हुए थे वो कल भी लैंड कर गए हैं, कुछ आज लैंड कर गए हैं। थैंक यू मोदी सर, हम लोगों ने बहुत आराम से हम वहां से निकल गए हैं। इंडियन स्टूडेंट के रेस्क्यू ऑपरेशन में तिरंगे की ताकत दिखाई थी। चाहे रशियन फौज हो या फिर यूक्रेन की आर्मी हो, दोनों ने इंडियन स्टूडेंट से कहा कि वॉर जोन से निकलते वक्त अपनी गाड़ी पर इंडियन फ्लैग लगाएं और तिरंगे को देखकर सेना गाड़ियों को रोकेगी नहीं। आज प्रधानमंत्री से बात करते हुए स्टूडेंट्स ने बताया कि भारतीय तिरंगे की ताकत को देखते हुए नाइजीरिया और मोरक्को जैसे कई मुल्कों के लोग अपनी गाड़ियों पर तिरंगे का इस्तेमाल कर रहे थे। पहली बार हमने इंडियन झंडे की ताकत देखी। हम जब बस पे जाते थे तो करीब 25 चेक पोस्ट हमें मिली जहां पे हमारी चेकिंग हुई, आर्मी अंदर आई, बट उन्होंने छोड़ दिया हमें, मतलब हमारे फ्लैग को देख के छोड़ दिया। इवन जो अदर कंट्रीज के बच्चे थे, नाइजीरियन, मोरक्कन, वो सब हमारे झंडे को यूज करके वो लोग वहां से बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। तो सर थैंक यू सो मच फॉर इवैक्यूएटिंग अस। सबसे ज्यादा गर्व मुझे महसूस होता है अपने तिरंगे पर। जब हम इवैक्यूएशन से आ रहे तो हमें ऐसी नोटिस मिली थी कि आप अपने बस के आगे और खिड़कियों पर तिरंगे को लगा दीजिए, ताकि जब रशियन आर्मी देखेगी तो आपके केवल तिरंगे से वो आपको टच भी नहीं करेगी। यूक्रेन के क्राइसिस ने एक बात उभर कर सामने आई है, वो है कि हमारे देश में मेडिकल कॉलेजेस की कमी, मेडिकल सीट्स की कमी। इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए इंडियन स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले मेडिकल एजुकेशन पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितनी जरूरत थी, लेकिन अब उनकी सरकार कोशिश कर रही है कि देश में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोले जाएं और छात्रों को बाहर न जाना पड़े। मैं तो अभी भी मानता हूं कि अगर देश में पहले से मेडिकल एजुकेशन की नीतियां सही होती तो आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। कौन माँ बाप चाहते कि इस छोटी उम्र में अकेले भेज दे? कोई माँ बाप नहीं चाहता। लेकिन अब लगे हैं। देखिए, पहले करीब 300-400 के बीच में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज थी, अब हम करीब 700 पर पहुंच गए हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज कर रहे हैं। पहले हमारे देश में कोई 80-90 हजार के बीच में सीटें थी, अब पिछले 5 साल में हम इसको 1.5 लाख तक पहुंचा दिया है। 10 साल के भीतर पिछले 70 साल में जितने डॉक्टर बने हैं उतने नए 10 साल में बन जाएंगे जी। इतना बड़ा काम हो जाएगा तो फिर बच्चों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। चलते चलते मैं आपको दिखाता हूं यूक्रेन के लोगों की हिम्मत और जज्बे की तस्वीरें। 8 दिन पहले जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो रशियन फौज को इस बात का एहसास नहीं था कि यूक्रेन से इस जंग को जीतने में इतना लंबा वक्त लगेगा। रशिया का डटकर मुकाबला करने में जितना हाथ यूक्रेन की फौज का है, उससे कहीं ज्यादा वहां के आम नागरिकों के जज्बे का है। यूक्रेन के आम लोगों के पास हथियार तो नहीं है, लेकिन रशिया से लड़ने की हिम्मत है, अपने देश के प्रति मोहब्बत है। अब ये तस्वीरें देखिए, रशिया की ये टैंक नॉर्दर्न यूक्रेन के गांव के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन गांव वाले टैंकों के आगे खड़े हो गए। आखिरकार टैंक को अपना रास्ता बदलना पड़ा। ऐसी तस्वीर यूक्रेन के साउथ ईस्ट इनहोडर शहर से आई।
यहां यूक्रेन का ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। रशियन आर्मी इस पावर प्लांट पर कब्जा न कर ले, इसलिए हजारों यूक्रेनी नागरिक न्यूक्लियर पावर प्लांट तक जाने वाली सड़क के आगे खड़े हो गए। इन लोगों ने सड़क पर टायर, कारें और बड़ी बड़े व्हीकल्स खड़े कर दिए ताकि रशियन आर्मी का काफिला आगे न बढ़ सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।